Very warm welcome to Yogi Ram podcast. Today we are pleased to welcome Gaurav ji to our podcast. Gaurav ji is an NISM certified and AMFI registered mutual fund distributor at NJ with a focus on helping individuals investing wisely in SIP, mutual funds and insurance. He guides people in budget creation, home loan management, and interest saving strategies. Gauravji's mission is to enable long term financial security by facilitating smart investing and substantial saving. Gauravji is also leverages social media, particularly YouTube, to educate his audience through conceive financial videos. His content presented in Hindi covers topics such as SIP, mutual fund strategies, education saving, and debt freedom, ensuring accessibility for all. Committed to empowering over 1 lakh individual financially, he offers free financial guidance, assisting countless people to escape debt trap and build wealth through strategic investment. Very warm welcome गौरव जी, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. Thank you, sir. Sir, moving to the first question, please share your journey to becoming a mutual fund distributor. सर सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ. मेरा नाम गौरव है और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ. और ये जर्नी सर ऐसे स्टार्ट हुई जब मैंने अर्निंग स्टार्ट की अपने टाइम पर. तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि हमें पैसे को मैनेज कैसे करना है. और हम लोग बस कमाते थे, खर्च करते थे. कभी गाड़ी ले ली, कभी नया फोन ले लिया, मोटरसाइकिल बार बार बदल देते थे. तो जो भी कमाते थे खर्च कर देते थे. और एक समय ऐसा आया जब इमरजेंसी पड़ी तो पैसा था नहीं, क्योंकि सेविंग की नहीं. तो मैं उस समय कर्ज के ट्रैप में फंसता चला गया. तो फिर बड़ा बुरा वक्त आया. तो मैंने क्या करा सर, पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करी. एक फुल टाइम जॉब थी, एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करी ताकि उस कर्ज के ट्रैप से बाहर निकल पाऊं. और कई सालों के बाद उस ट्रैप से बाहर निकल के आया. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने करा क्या, सेविंग क्यों नहीं करी, बुरे वक्त के लिए क्यों पैसा नहीं बचाया. तो सर समझ में आया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बताया ही नहीं जाता है कि हमें सेविंग भी करनी चाहिए, किस तरह से पैसे को मैनेज करना चाहिए. किसी की जॉब लगती है तो कितना सेविंग करना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, कोई गाइड करने वाला नहीं है. उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि अब यही काम करेंगे. तो फिर मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में स्टडी करी, उसका एग्जाम पास किया NISM 5A का, और एक लाइसेंस लिया. उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया. और मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करके आप जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो गोल हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं. ग्रेट ग्रेट सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ए टफ वन, क्योंकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं म्यूचुअल फंड को लेके. अभी भी वो क्लियरिटी लोगों में या जो एश्योरिटी रहती है वो नहीं रहती है. तो सर म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है? सर वेरी बेसिक लेवल से इसको बताइए. सर म्यूचुअल फंड को लेके लोगों में ये धारणा रहती है कि ये कोई सट्टा बाजार है, ये कोई जुआ है. लेकिन ऐसा नहीं है. म्यूचुअल फंड एक बिजनेस में आपका पैसा लगाता है. बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ऐसी फर्म होती है जहां पर हम लोग अपने पैसे को एक्सपर्ट्स को देते हैं. और एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, हमारे पैसे को अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो यहाँ पर करीब करीब 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स शेयर मार्केट में लिस्टेड है कंपनी. तो उसमें से टॉप 500 कंपनी होती है केवल, जो म्यूचुअल फंड के लिए फंड मैनेजर डिसाइड करता है. तो उन टॉप 500 में से 60 से 70 कंपनी में हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, और सेफली रिस्क मैनेज के साथ में. अब सोचो सर, इंडिया की जो टॉप 500 कंपनी वो तो नहीं डूब जाएंगी, और 60-70 कंपनी में से मैं कहता हूँ 5-10 कंपनी डूब भी जाएंगी, फिर भी आपको 50-55 कंपनी प्रॉफिट बना के देंगी. तो ये हमारा पैसा बेसिकली बिजनेस में लग रहा है, कहीं जुए में नहीं लग रहा. लोगों की धारणा गलत है, और धीरे धीरे करके ग्रो करता है. कंपाउंडिंग में लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखता है. राइट. सर इसी कंटेक्स्ट में कनेक्टेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. मार्केट रिस्क हमेशा रहती है या यही बहुत एक पैरामीटर रहता है, फैक्टर रहता है जो लोगों को इसमें न जाने के लिए ही समझदारी है ऐसा मानने को मजबूर करता है? सो म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क. सो हाउ डज मनी ग्रो इन लॉन्ग टर्म? सर म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो है, लेकिन इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है. लोग क्या करते हैं ना, विदाउट नॉलेज इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. अब सोचिए, लोगों को ना एक दिन में अमीर बनना है. 1 लाख रुपए डाला, वो चाहते हैं कल ही उनका 2 लाख हो जाए. और लोग गलती क्या करते हैं ना, यहाँ पर अपना एसेट एलोकेट नहीं करते. म्यूचुअल फंड सर ना पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से डिसाइड होता है. जैसे मान लो अगर आपको इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए करनी है तो आपको अलग टाइप का म्यूचुअल फंड लेना पड़ेगा. अगर आपका गोल 5 साल के बाद है कोई, कि आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, तो 5 साल के हिसाब से अलग म्यूचुअल फंड होता है. अगर आपका गोल सर 2 साल बाद है तो उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड बना हुआ है. अगर आपका गोल 1 महीने बाद कंप्लीट होने वाला है तो उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड है. इवन 1 नाइट के लिए भी एक म्यूचुअल फंड होता है अगर आपको 1 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है. तो गलती क्या करते हैं लोग, जिसमें देखो अगर 10 साल के लिए आपका कोई गोल है, आप उसमें पैसा डाल देते हो, तो पूरी पॉसिबिलिटी कि 2-3-4 साल के अंदर में आपका पैसा
प्रिंसिपल से कम भी हो सकता है। तो आपको अपने पैसे को तभी देखना है जब आपका गोल पूरा होने वाला हो। अगर आपका 10 साल के बाद भी पैसा डाउन में आ रहा है, कम हो रहा है, तो यानी कि आपने कोई फंड जो है गलत चुना है। तो एक एक्सपर्ट की गाइडेंस से अगर आप करते हैं तो कभी भी लॉस होने के चांस नहीं होंगे और रिस्क को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है इसके अंदर। बस ये है कि इन्वेस्टिंग आपको लॉन्ग टर्म तक रखनी है और गोल बेस्ड प्लानिंग करनी है। इसी में थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहूंगा और नेक्स्ट सवाल लूंगा, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड ये कैसे अलग है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक? देखिए, अगर सर आप शेयर मार्केट में किसी स्टॉक को पर्टिकुलर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप एक कंपनी में पैसा लगाओगे, 2 में लगाओगे, 3 में लगा दोगे, 8-10 में लगा दोगे। आपको सर पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। हो सकता है आपने जो स्टॉक्स डिसाइड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में डालें, उनमें से हो सकता है कि ज्यादातर कंपनी डूब भी जाए और आप पे सारे टूल सोर्सेस नहीं होंगे कि आप उसमें इस लेवल की रिसर्च कर पाए। फिर सर आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि मैं जॉब या बिजनेस के साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाऊं, क्योंकि आपको फुल टाइम ये काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आपके पैसे को कोई एक्सपर्ट बंदा मैनेज करेगा। वहां पर एक फंड मैनेजर होता है, जितनी हमारी उम्र है उतना उनका एक्सपीरियंस होता है, और फंड मैनेजर के पास में 50 से 60 लोगों की रिसर्च एनालिस्ट की टीम होती है। तो उनके पास सारे टूल्स होते हैं, सारे सोर्सेस होते हैं, जिससे वो पता कर सकते हैं कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कौन सा नहीं। अदरवाइज खुद से स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो हाथ जलाने वाली बात है। रात दिन देखना पड़ेगा कितना गिरा, कब बेचना, कब खरीदना, तो बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ पैसा आपको डाल देना और भूल जाना है, बाकी सारा काम एक्सपर्ट करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपने अभी बताया कि एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। सो ये कैसे जांचें, ये कैसे देखें कि वो एक्सपर्ट के पास क्या सर्टिफिकेशन है, उसने क्या क्या किया हुआ है, और सर आपने इसके रिलेटेड क्या क्या सर्टिफिकेशन किए हुए हैं गवर्नमेंट नॉर्म से, या इसके बारे में सर डिटेल में बताइए। सर मेरे पास जो है एमफी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है। अगर किसी को पता कराना कि जो कोई मुझे गाइड कर रहा है, एडवाइस कर रहा है और मुझे म्यूचुअल फंड दे रहा है, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक एआरएन नंबर होता है। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एक एआरएन नंबर ले सकते हैं, और एक एमफी की वेबसाइट होती है, वहां पर जाके एआरएन नंबर को डाल के पता कर सकते हैं ये पर्सन सर्टिफाइड है या नहीं। अगर वो पर्सन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफाइड है, इसका मतलब है कि उसको म्यूचुअल फंड की पूरी नॉलेज है, वो रात दिन इसी में स्टडी करता है, तो वो बेटर गाइड कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप खुद से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन से वहां आप कर सकते हैं, बट वहां दिक्कत यह है कि आपको फिर फुल टाइम अपनी खुद की स्टडी करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि अगर एक्सपर्ट्स के पास आप जाएंगे तो अच्छी गाइडेंस मिल पाएगी और वहां हेल्प हो पाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप बैंक में भी जा सकते हैं। बैंक में भी वहां पर सेल्समैन होते हैं, बट ये है कि बैंक में वो सिर्फ सेल्स पर्सन है, वो कोई एडवाइजर नहीं है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो वहां पर मिस सेलिंग होने के चांस ज्यादा है। तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही सलाह लें, उन्हीं के द्वारा म्यूचुअल फंड को परचेज किया जाए, ताकि आपके साथ मिस सेलिंग ना हो और अच्छी आपको गाइडेंस दी जाए, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट कराई जाए। ग्रेट ग्रेट सर। सर मूविंग बैक टू म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी, क्या ये सेम है या अलग अलग है, और कैसे, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, इसके बारे में बताता हूँ। बहुत से लोगों को आज भी कंफ्यूजन होती है सर। उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड अलग चीज है और एसआईपी अलग चीज है। मेरे सर बहुत सारे क्लाइंट है, वो मुझसे बोलते हैं कि सर मेरा पैसा ना म्यूचुअल फंड में मत डालना, क्योंकि उसमें रिस्क होता है, एसआईपी में डाल देना। लेकिन क्या है ना सर, ये सेम चीज है। पैसा आपका, एसआईपी सिर्फ एक टर्म है, वे ऑफ इन्वेस्टिंग। आप मान लीजिए गोल्ड में आप पैसा डालते हो, आपने वन टाइम में 1 लाख रुपए गोल्ड परचेज कर लिया, इसको बोलेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। आपने लमसम डाल दिया और आप 10,000 रुपए पर मंथ आप गोल्ड खरीदते हो, एक 10 तारीख या 15 तारीख फिक्स डेट को, तो ये एक सिस्टमेटिक वे होगा गोल्ड को खरीदने का। तो हम बोल देंगे एसआईपी इन गोल्ड। तो जो हमारे महीने महीने एसआईपी कट रही है, जो पैसा कट रहा है, वो जा म्यूचुअल फंड में ही रहा है। एक बार में अगर खरीद लेते हो तो वो लमसम हो जाएगा, महीने महीने खरीदते हैं तो एसआईपी हो जाएगा, लेकिन जा वो पैसा म्यूचुअल फंड में रहा है। तो इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड में ही हो रही है, एसआईपी वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। सर मूविंग टू मोर टेक्निकलिटी, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा पूरी तरह से खत्म हो सकता है? कैन द म्यूचुअल फंड बिकम जीरो? देखिए, जहां हम पहले बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, अगर आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है, वो कंपनी जीरो हो सकती है, पर्टिकुलर एक कंपनी खत्म हो सकती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है ना सर, कि आपके जो पैसे हैं वो 60 से 70 कंपनी है, कई बार 100 120 कंपनियों में लगाया जा रहा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि इंडिया की टॉप 500 कंपनी एक साथ खत्म हो जाए, या 60-70 कंपनी में आपका पैसा लगाया जा रहा है और सारी कंपनी जीरो हो जाए। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये केवल तभी हो सकता है जब देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, तभी ऐसा हो पाएगा। अगर ऐसा होगा सर, तो फिर तो आपका जो घर में पैसा रखा है उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, एफडी का पैसे की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। एक और चीज आती है जो मेरे ख्याल से हर कोई पूछना चाहता है, व्हाट शुड इन्वेस्टर डू व्हेन द मार्केट क्रैश? क्योंकि ये भी आजकल बहुत एक ज्यादा टर्म चल रहा है, मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो फिर क्या करें? देखिए सर, मैं बोलूंगा कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है पहले से, तो उनको
कुछ भी नहीं करना। मार्केट क्रैश हो रही है तो कुछ भी नहीं करना। अगर उनके पास पैसा है तो उनको मार्केट में डाल देना चाहिए। इंडिया में सर क्या है ना कि ज्यादा लोग उल्टा करते हैं, जब मार्केट गिरती है तो पैसा निकाल लेते हैं और मार्केट बढ़ती है तो पैसा डाल देते हैं। मैं सर आपसे पूछता हूँ, अगर गोल्ड की बात करता हूँ, आज वो 85,000 का चल रहा है, अगर वो कल को 70,000 का आ जाता है तो क्या आप बोलोगे गोल्ड में लॉस हो गया, या बोलेंगे गोल्ड सस्ता हो गया? तो उसी तरीके से शेयर मार्केट जब क्रैश होती है ना, तो स्टॉक्स जो होते हैं या म्यूचुअल फंड तो सस्ते हो जाते हैं। अब सस्ती चीज को तो सर खरीदना चाहिए। तो मार्केट जब क्रैश होती है ना सर, तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि चीजें सस्ते में मिलती है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती है, तो उस टाइम पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो जो एसआईपी चले उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और वो भी नहीं कर सकते, अगर एसआईपी करने के लिए पैसा है तो जो पैसा पड़ा हुआ उसको एज इट इज रहने दीजिए, मार्केट रिकवर करने का वेट कीजिए। एक समय के बाद मार्केट बढ़ती ही बढ़ती है। मार्केट में अप्स डाउन आएंगे लेकिन फाइनली मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। कमिंग बैक टू एसआईपी अमाउंट की जब मैं बात करूं, सो क्या मैं बीच में कहीं पे भी बढ़ा सकता हूं, कम कर सकता हूं या विड्रॉ कर सकता हूं क्या? जी सर, म्यूचुअल फंड में ये मान लीजिए इंडिया में केवल यही एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, ऐसी ये इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें कि आपकी इन्वेस्टमेंट एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से काम करती है। आप जब चाहे तो लमसम डाल सकते हैं। मान लिया आपने 1 लाख रुपए डाल दिया, आपको 20,000 रुपए की जरूरत है, आप निकाल सकते हैं। आपकी एसआईपी 5,000 की चल रही है, अब बीच में 6 महीने बाद आपको दिक्कत आती है या जॉब छूट जाती है तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं। जितना पैसा पड़ा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, रिटर्न मिलता रहेगा। आपका अगर सैलरी बढ़ जाती है, कहीं से पैसा आता है, तो अपने एसआईपी को 5,000 से 10,000 लेके जा सकते हैं, 10,000 से 2,000 भी ला सकते हैं। बीच में स्टॉप कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, जब मर्जी पैसा निकाल सकते हैं, जब मर्जी बढ़ा सकते हैं, जब मर्जी घटा सकते हैं, जब मर्जी स्टॉप कर सकते हैं, जब मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी तरह से फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से कनेक्टेड है, स्टेप अप एसआईपी ये क्या होता है? देखिए सर, क्या है ना कि स्टेप अप एसआईपी करना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, हर साल सैलरी बढ़ती है, आपको पता है, हर साल खर्चे बढ़ जाते हैं। अगर कोई चीज 50 रुपए की तो साल 55 रुपए की हो जाएगी। तो उसी तरीके से जब हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, सैलरी बढ़ रही है, तो सेविंग क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? स्टेप अप में सर क्या होता है कि जैसे आपकी 5,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, तो आप उसको नॉर्मली 10% से सालाना बढ़ा सकते हैं। आपकी सैलरी 10% बढ़ती है तो 10% से उसको स्टेप अप कर दो। 5,000 रुपए की इस साल आपके हर महीने एसआईपी जाती है, अगले साल वो 5500 की जाएगी, उससे अगले साल 6,000 समथिंग जाएगी पर मंथ की। तो उससे होगा क्या कि अगर आप 10 साल या 20 साल बाद देखेंगे तो आपका पैसा मान लो अगर 1 करोड़ रुपए बनना है, तो स्टेप अप रखेंगे आप तो 1.5 या 2 करोड़ पैसा बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो स्टेप अप करना बहुत जरूरी है। खर्चे बढ़ रहे हैं तो एसआईपी बढ़नी चाहिए, बस यही है सर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआईपी या लमसम कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात करूं तो? सर मेरे हिसाब से दोनों ही बेटर है। मान लीजिए आपके पास आज 5 लाख रुपए रखे हैं, आप उसको सोचेंगे कि नहीं मैं लमसम नहीं डालूंगा, मार्केट गिर सकती है, मैं तो सिर्फ इसको एसआईपी के माध्यम से डालूंगा। तो सर उसमें नुकसान ये होगा कि आपका 5 लाख रुपए जो बैंक में रखा है वहां तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। उसमें से आप अगर आप 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हो, तो जो 10,000 रुपए महीना जाएगा, साल भर में कितना जाएगा? 1,20,000 रुपए। उसी पे तो आपको एसआईपी का फायदा मिलेगा, बट बाकी का जो आपका पैसा पड़ा है 4 लाख के आसपास, उस पर तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है सर, आपको लमसम भी करना चाहिए और एसआईपी भी करनी चाहिए, क्योंकि आज लमसम है तो आज डाल दीजिए। और एसआईपी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सर आप ऐसा था नहीं कल के बाद जॉब छूट जाएगी, अगले साल भी पैसा आएगा, उससे अगले साल भी आएगा, जिंदगी भर कमाएंगे तो जिंदगी भर एसआईपी चलती रहनी चाहिए। तो दोनों ही बेटर है, दोनों ही करनी चाहिए। Moving to the tough question, can I lose money in SIP even if I invest in long time? हाँ सर, ये इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, तो सिर्फ यही कहा जाता है कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होता है। ऐसा नहीं है सर, मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने एसआईपी सन 2000 में स्टार्ट की, अब 2020 आ गया, किसी का पोर्टफोलियो 2 करोड़ का बन गया मान लीजिए, और कोरोना काल में जब मार्केट 50% नीचे डाउन आ गई थी, तो सर एक बात बताइए, जिसके 2 करोड़ थे अब वो 1 करोड़ रह गए, तो क्या लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं हुआ? बिल्कुल लॉस हुआ। तो ऐसा नहीं है, इस लॉस को रोका जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है अगर प्लानिंग अच्छे से की जाए। मैं कहता हूं सर, आपका 20 साल के बाद में गोल था कोई, तो आपको क्या करना चाहिए था? जब 15 साल हो गए थे तभी आपको सतर्क हो जाना चाहिए था। 15-16 साल जैसे होते हैं ना, तो आपको जो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड थे उसमें से पैसा निकाल के सेफ फंड्स में डाल देना चाहिए था। यानी कि जैसे 20 साल से 3 साल पहले आपको तैयारी करनी चाहिए थी, उनमें से पैसा धीरे धीरे निकाल के, जिस तरह से एसआईपी में पर मंथ पैसा डालते हैं उसी तरीके से पर मंथ निकाल के आपको डेट में, एफडी में पैसे को डाल देना चाहिए, या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि फिक्स रिटर्न देते हैं, उनमें आ जाना चाहिए था। तो जिन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की खुद से या एक्सपर्ट की गाइडेंस में की, तो उनका पोर्टफोलियो लॉस में नहीं गया। और जो प्लानिंग करते ही नहीं है, बस
दोस्त को देख के, पड़ोसी को देख के पोर्टफोलियो बनाते हैं और उनकी स्ट्रेटजी कॉपी करते हैं, तो सर उनको लॉन्ग टर्म में भी लॉस होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ए टेक्निकल वन, SWP क्या है और कैसे इसको अपन सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की तरह देख सकते हैं? सर SWP के बारे में भी गलत धारणा है लोगों की। सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि बोला जाता है कि SWP में आप 1 करोड़ रुपए डाल दो और उसमें से हम रेगुलर इनकम भी निकाल सकते हैं। वहां कहा जाता है कि आप 1 लाख रुपए निकालते रहो पर मंथ का और आपका पैसा जो 1 करोड़ है वो बढ़ता भी रहेगा। तो बोला जाता है कि मतलब आपको एक रेगुलर इनकम भी आती रहेगी और आपका पैसा बढ़ रहा है। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो पैसा जीरो हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, चलिए 5 साल के लिए अगर मार्केट नहीं बढ़ी, 2008 से लेकर 2013 में यही हुआ था, मार्केट नहीं बढ़ी थी, तो 5 साल में सर अगर 12% साल का पैसा निकालते हो तो 60% पैसा तो गया आपका। 1 करोड़ में से केवल 40 लाख ही रह गए। तो ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कहां हुआ? SWP को सर क्या है, ये सिर्फ एक टर्म है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है, जैसे आपने पैसा जोड़ा है SIP से धीरे धीरे करके, आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बन गया 20 साल में, 15 साल में। अब आप क्या है ना कि सर 1 करोड़ रुपए आप निकाल लेंगे, बैंक में रख लेंगे और बैंक में रखने में फिर खर्चा करते हैं, तो बैंक में तो सर कुछ मिल नहीं रहा और खर्चा करो धीरे धीरे करके पैसा खत्म ही हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि पैसे को आप म्यूचुअल फंड में रहने दीजिए और जितना जरूरत है उतना सिस्टमैटिक विड्रॉल के माध्यम से निकालते रहिए। यानी कि आपको अगर 50,000 रुपए चाहिए तो जिस तरह से SIP में हमने डाला था पैसा और SWP में पैसा निकलता रहेगा। तो उसमें होगा क्या सर, आपका 1 करोड़ रुपए अगर 8-10 सालों में विड्रॉल होता है तो आपको हो सकता है 10-20 लाख रुपए उसको ऊपर से इंटरेस्ट मिल जाए। तो पैसा निकालने का एक तरीका है, कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ये बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करूं तो क्या कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग प्लानिंग रिटायरमेंट के लिए, जब मैं बोलूं इसमें जो गलतियां होती है, इसके बारे में प्लीज बताइए। सर अगर मैं इंडिया में बात करूं तो 77%, 77% लोग रिटायरमेंट प्लान करते ही नहीं है। और अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी अब पेंशन मिलना बंद ही हो गया, आपको पता है। तो उनके साथ में सर ये होने वाला है, जिन्होंने रिटायरमेंट प्लान की नहीं है, या तो वो अपने बच्चों पर डिपेंड रहेंगे, अगर बच्चे इतने सक्षम हैं उनको पाल सकते हैं, रख सकते हैं, तो ठीक है, नहीं तो उनको फिर वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। जो डेवलप कंट्री में जैसे जापान की बात करूं तो वहां स्कूल से ज्यादा वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं और वो चीज अब इंडिया में भी देखने को मिल रही है। तो प्लानिंग नहीं करोगे, लेकिन सर मैं आपसे कहता हूं अगर आपको 1 महीने सैलरी ना मिले तो क्या रहेगा, सब कुछ सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो सोचो सर, जब आप 60 साल के हो जाएंगे और भगवान ने लिखा है कि आप 80 साल तक जिएंगे, तो 20 साल बिना सैलरी के हम कैसे काटेंगे? तो लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए। और लोग बताता हूं लोग क्या गलती कर रहे हैं, जो लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं रिटायरमेंट की, तो वो गलत प्लान ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, रिटायरमेंट पॉलिसी ले रहे हैं। सर एक बात बताइए, महंगाई बढ़ रही है 8-10% से सालाना, और आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो रिटायरमेंट प्लान में, वो आपको दे रहा है 4 से 5% का रिटर्न। तो पैसा बढ़ कहां रहा है, वेल्थ बढ़ कहां रही है, आपका इन्फ्लेशन की वजह से पैसा घट रहा है। तो वो पैसा सफिशिएंट नहीं है। रिटायरमेंट प्लान करना है तो सर अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए और पहले ही प्लानिंग कर लीजिए। रिटायरमेंट से 15-20 साल पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। इसी में अब नेक्स्ट सवाल एक रिटायरमेंट के हो गया। अब मैं बच्चों की जब बात करूं तो हाउ कैन इंडिविजुअल इफेक्टिवली प्लान फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, क्योंकि ये भी एक आजकल बहुत बड़ा फैक्टर है। जी सर, क्या है ना कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं, उन पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर बनाते रहे, पढ़ाई कर, रात दिन बोलते हैं पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। अब मुझे एक बात बताइए, आपका बच्चे का सपना है उसे डॉक्टर बनना है, तो आपने सिर्फ ये समझ लिया कि भाई मेरा बच्चे को मैं कोचिंग कराऊंगा, 1-1.5 लाख रुपए खर्च करूंगा, नीट का एग्जाम पास करेगा, एग्जाम पास कर लेगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा। अगर वो एग्जाम नहीं पास कर पाया तो आप मान लेते हैं कि भाई ये तो तू उस लायक था ही नहीं। तो ये हमारी फेलियर है जो हम उसको ये चीज बोल रहे हैं। अगर हमारे बच्चे का सपना है डॉक्टर बनने का तो सर उसके लिए पैसा चाहिए। इंडिया में रिसोर्सेस नहीं है, इतनी ज्यादा सीट नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बनाया जा सके। पर लिमिटेड सीट है, करोड़ों लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो इतना मेंटल प्रेशर रहेगा, इतना कंपटीशन में बच्चा कैसे वो एग्जाम पास कर पाएगा? वो एग्जाम पास नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। आपको पहले आपको पता है आज बच्चा 1 साल का है, तो सर ये तो सर्टेन चीजें निश्चित होनी कि आपका बच्चा 12वीं पास करेगा, आपका बच्चा 18-20 साल का होगा। जब पहले से ही पता है तो सर क्यों ना 20 साल पहले उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने लग जाए। चलिए मैं कहता हूं कि किसी का बच्चा 10 साल के बाद में 12वीं पास करेगा, उसको डॉक्टर बनना है, तो एक तरीका तो है कि नीट में उसको एग्जाम दिलाओ, पास कर लेता तो ठीक। तो दूसरा ऑप्शन है कि उसके लिए 50-60 लाख रुपए खर्च करो, यूक्रेन भेजो, रशिया भेजो, वहां से वो डॉक्टरी कर सकता है। भाई यहाँ सीट नहीं है, बाहर पढ़ के आ सकता है, तो 50-60 लाख रुपए का कॉर्पस आपको बनाना पड़ेगा। तो कुछ लोग तो क्या करेंगे, एजुकेशन लोन लेंगे। भाई 50 लाख का एजुकेशन लोन लिया, बच्चे को बाहर भेज दिया। अब क्या बच्चे के ऊपर फिर से प्रेशर आएगा, बच्चा जब पढ़ के आएगा तो उस लोन को चुकाने में उसके कई साल चले जाएंगे। 50 लाख का लोन लिया, इंटरेस्ट के साथ जब बच्चा वापस करेगा तो 70 लाख आपने दिया, तो 20 लाख सर जेब से चला गया, मेहनत का पैसा। दूसरा ऑप्शन ये है सर
कि 10 साल पहले से ही प्लान कर लो। आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड चुन लो, उसमें क्या होगा कि अब 10 साल के अंदर में सिर्फ आपको 25 लाख रुपए डालने टुकड़े में। तो इसमें क्या होता है सर, 25 लाख रुपए 10 साल के अंदर में आपके 50 लाख हो जाएंगे। तो 25 लाख रुपए आपको कॉर्पस फ्री में मिल गया। तो या तो 50 लाख का लोन लेके 70 लाख भरो, या फिर 10 साल पहले प्लानिंग कर लोगे तो 10 साल के अंदर 25 लाख जमा करने टुकड़े में, और वो ऑटोमेटिक 50 लाख रुपए आपको रिटर्न के साथ मिल जाएंगे और आपको बच्चा डॉक्टरी कर लेगा। तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। बच्चों की किस्मत पे मत छोड़ो, कोई एग्जाम पास करेगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा, दवाई नहीं। हमें पैसा जोड़ना पड़ेगा, अपने फेलियर को हमें छुपाना नहीं है, बल्कि उसके लिए तैयारी करनी है हमें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जी। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, कौन सा ज्यादा अच्छा है? जब मैं बात करूं बेटी की शादी के लिए या डॉटर्स वेडिंग जो प्लानिंग होती है इसके लिए। सर डॉटर की आपको प्लानिंग करनी है तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारी स्कीम है। सुकन्या समृद्धि योजना भी है, आप एफडी में ही पैसा डाल सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की भी स्कीम है। सर एक बात बताइए, शादी का जो खर्चा है 10 से 15% सालाना बढ़ रहा है। आपका पैसा सुकन्या समृद्धि में आप डालते हो तो कितना मिलता है? 7%, 8% सालाना बढ़ेगा, और वो पैसा लॉक भी हो जाएगा। अगर आपको जरूरत पड़ती है गुड़िया को पढ़ाने के लिए, पैसा आप यूज नहीं कर पाएंगे। एफडी में डालते हो, सर महंगाई 10% बढ़ रही है, एफडी में 7% पैसा बढ़ रहा है, तो एक्चुअल में वेल्थ तो बन नहीं रही है। म्यूचुअल फंड में क्या है ना सर, आपको 12 से 13% का रिटर्न मिल ही जाएगा। वो क्यों मिलेगा? म्यूचुअल फंड में सर रिटर्न मिलता है ना, वो मिलता है हमें जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन का रिफ्लेक्शन होता है। हमारी जीडीपी 6.5% चल रही है, इन्फ्लेशन आपकी 6% चल रही है, तो कुल मिला के 12.5% हो गया। तो 12.5% ये हमें म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिल ही जाएगा। तो सर 7-8% कमाने से अच्छा किसी स्कीम में डालने से अच्छा म्यूचुअल फंड में डाल दो, और लॉन्ग टर्म में सर एक कंपाउंडिंग साथ में बड़ी वेल्थ बन जाएगी। तो जब शादी करेंगे बेटी की, तो उस टाइम पे आपको 40-50 लाख रुपए कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। जब बेटी की शादी करते हैं तो एक बाप जो है 50-60 साल का हो जाता है, और उसमें इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि वो कर्ज उतार भी पाएगा, नहीं उतार पाएगा। उस स्ट्रेंथ के साथ पैसा कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा। पहले से 20 साल पहले प्लानिंग कर लो, 2-3 हजार रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दो, 20 साल के अंदर में 60-70 लाख का पास आराम से बन जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि म्यूचुअल फंड में पैसे डालो और अभी से तैयारी कर लो। जो चीज होनी है निश्चित है, तो उसकी तैयारी सर पहले से कर लेनी चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जब प्रॉपर्टी की बात करूं, फ्लैट की बात करूं या लैंड की बात करूं, so should we invest in property or is it better to buy a flat or land for investment? क्योंकि ये भी रहता है कि भाई इससे अच्छा तो ये सेफर है। जी जी जी, देखिए सर मैं तो बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी होती नहीं, प्रॉपर्टी होती है रहने के लिए। लेकिन फिर भी किसी के पास अगर बड़ा कॉर्पस ज्यादा पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मैं बोलूंगा उसको फ्लैट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको लैंड लेनी चाहिए, जमीन लेनी चाहिए। देखिए सर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कोई भी चीज, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे जमीन हो, चाहे गोल्ड हो, सब कुछ डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। फ्लैट की अगर बात करें तो सर इसकी जो सप्लाई है ना, अनलिमिटेड है। आप देखोगे किसी एरिया में तो वहां पे आज 50 फ्लैट है, कल वहां 100 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, और इतनी सारी खाली जमीन पड़ी है, तो आने वाले टाइम में फ्लैट तो बनते जाएंगे। तो इसकी सप्लाई तो रुकने वाली नहीं है। सप्लाई ज्यादा है तो सर फिर प्राइस बढ़ने के चांस बहुत कम हो गए। फिर क्या है ना सर, आज आपने फ्लैट लिया है 20 लाख का या 30 लाख का, 50 लाख का लिया है, तो धीरे धीरे क्या होगा, 10 साल के बाद में उसका डिजाइन भी पुराना हो जाएगा, फिर उसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, पुराना हो जाएगा, रीसेल वैल्यू घट जाएगी। तो फ्लैट में सर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसमें उतना पैसा नहीं बढ़ेगा। जहां फ्लैट लोगे ना, वहां पर कुछ समय के बाद देखोगे ना, तो 200-300 और फ्लैट आ जाएंगे, तो फ्लैट बेच पाना भी बहुत मुश्किल होगा। जमीन में क्या है ना कि सर देखो तो जमीन ना लिमिटेड है, जमीन जितनी बनी है उतनी है, और खरीदने वाले लोग बहुत सारे हैं, और धीरे धीरे और भी पैदा हो रहे हैं। तो जमीन तो धीरे धीरे बिकती जाएगी, तो उसकी डिमांड हमेशा बढ़नी है, तो जमीन में रेट बढ़ेगा, फ्लैट में नहीं। ठीक ठीक। एक मैं आपको नया एक सवाल और पूछना चाहूंगा, और ये बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता या नहीं वो एनालिसिस नहीं कर पाते ठीक से। इज इट बेटर टू बाय हाउस फॉर लिविंग और स्टे ऑन रेंट? घर खरीद लेना चाहिए या किराए से रहना चाहिए? कौन सा अच्छा और टेक्निकल दृष्टि से कौन सा सही विकल्प है? इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। सर देखिए ना, क्या है ना कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपना खुद का घर होना चाहिए, खुद की छत होनी चाहिए। लेकिन सर मैंने बहुत सारे लोग अपनी आंखों के सामने देखा है कि वो इस चीज में इमोशंस के चक्कर में, फैमिली वालों के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, रिश्तेदारी के चक्कर में बर्बाद होते चले गए। सर एक बात बताइए, आपकी जॉब लगी है और आपने क्या करा, लोन लेके आप घर खरीद रहे हैं, तो सर वो बैंक, वो आपका थोड़ी है घर, आपकी छत थोड़ी, तो बैंक की है। सोचिए आपने लोन लेके घर ले लिया, और प्राइवेट जॉब है मान लो, या बिजनेस है, बिजनेस फेल हो गया, जॉब में अगर आप किस्त नहीं भर पाते हैं, तो कुछ समय के बाद में क्या होगा, बैंक का हो जाएगा। तो मेरा मानना है सर, घर खरीदना अच्छी बात है, और घर रहने के लिए एक घर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। लेकिन क्या है ना सर, वो कर्जे का हो, लोन का हो, तो वो सही नहीं है। जब आपके पास इनफ पैसा हो, मैं आपसे कहता हूँ, आप पे 1 करोड़ रुपए है, आप चाहो तो सर 1 करोड़ का घर बना लो,
या आप क्या कर सकते हैं सर, 1 करोड़ से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इनकम का सोर्स बना सकते हैं। जब इनकम आएगी उससे घर बनाओ, वो ज्यादा बेटर है। तब तक जब तक बड़ा पैसा नहीं है तब तक मैं कहूँगा रेंट पर रहना चाहिए। तो सर मेरा मानना है कि जब तक आपको इनफ पैसा ना हो तब तक आप रेंट पे रहिए। और मान लो 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है तो हार्डली उसका 2% आपका रेंट जाएगा। 1 करोड़ के मकान में आप रेंट पर रहते हो, आप लाख रुपए या 2 लाख रुपए आपका रेंट जाएगा तो आपको सस्ता पड़ेगा। 1 करोड़ आप फंसाइए मत उसमें, बल्कि उस पैसे से आप इनकम का सोर्स बनाइए, बिजनेस कीजिए। जब पैसा हो जाए, बिजनेस से इनकम आने लग जाए या इनकम का सोर्स बन जाता है आपको उस पैसे से, उसके बाद हमें मकान खरीदना चाहिए रहने के लिए। हाँ, इसी से मैं थोड़ा सा और यही रिलेटेड सवाल ही पूछना चाहूंगा। तो मतलब क्या जी सही नहीं है फ्लैट लोन से लेना, या वो सही है? सर, फ्लैट को अगर आप लोन पे खरीदते हैं तो सर आप एक बात बताइए, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, जिनकी फिक्स इनकम आनी है, तो उनके लिए तो ठीक है, वो आराम से किस्त दे पाएंगे। अब जो प्राइवेट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। होम लोन कितने साल का कोई लेता है? 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का। तो सोचो सर, 50,000 आपकी सैलरी है, 25,000 आपकी किस्त में जा रहे हैं। एक समय के बाद में मान लो आपकी जॉब चली जाती है 6 महीने के लिए, तो सर कितना बड़ा बर्डन हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा। उस जो आपकी 6 महीने किस्त पेंडिंग हुई है उनको खत्म करने के लिए एक नया आप कर्ज ले लोगे, नया लोन ले लोगे। और सर ये तो 25 साल तक होम लोन चलने वाला है। फिर दोबारा कभी जॉब जाएगी, फिर कभी दिक्कत आएगी, कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी, आपकी किस्तें फिर टूटेंगी, तो वो कर्जा बढ़ता चला जाएगा और एक समय के बाद में क्या होगा, वो बैंक ही आपका रख लेगा। और सर एक दिक्कत और आती है होम लोन में, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आज मान लो 9% पे उनको होम लोन मिल जाता है, आपने 5 साल भरा, 20 साल की आपकी ड्यूरेशन थी। अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो अगर मान लो आधा % रेपो रेट बढ़ता है तो आपका 1.5 से 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। सर आपका 9% पर जो लोन था ना, अगर वहां पर 2% बढ़ा दिया बैंक ने, तो जो 5 साल में आपने जितना पैसा दिया है सब जीरो हो जाएगा, आपको फिर से 20 साल भरना है। तो ये चीजें होती रहती हैं। और बाद में फिर रेपो रेट बढ़ गया, तो अगर आपने 10-12 साल भर दिया है लोन, तो फिर से वो 10-12 साल भरा हुआ पैसा जीरो हो जाएगा, फिर से आपकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। 10-12 साल भरने के बावजूद भी बैंक बोलेगा आपको 20 साल अभी और भरना है। तो सर एक ट्रैप में फंसते चले जाओगे। तो लोन पे लेने से अच्छा है सर किराए पर रह लो। अगर आप किस्त बनवा रहे हो तो जितना आपका रेंट जा रहा है उतने में किस्त बनती है, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, अदरवाइज नहीं। अगेन मैं एक बार आपसे वही फिर सवाल पूछना चाहूंगा, एफडी या म्यूचुअल फंड, और क्यों? बिसाइड जस्ट जब मैं परसेंटेज छोड़ दूं उसके अलावा। सर मैं कहूंगा कि दोनों ही प्रोडक्ट अपनी जगह ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। देखिए, अगर आपने पैसा बना लिया अपने जीवन में, आपने बहुत मेहनत की है, बिजनेस से पैसा बनाया, जॉब से बनाया, आपने मान लो 5 करोड़ 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया है, तो आपने इनफ वेल्थ क्रिएट कर लिया है, तो आप अपने पैसे को रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में नहीं डाल सकते। मान लो आपकी एज ज्यादा होगी, आप 60 साल के हैं, आपको रिटायरमेंट कॉर्पस मिला है वहां से, तो आप उस पैसे को मार्केट में नहीं लगा सकते, बिजनेस में नहीं लगा सकते, आपको उस पैसे को सेफ रखना है, क्योंकि उस पैसे को आगे खर्च करना है। तो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने वेल्थ बना लिए, पैसा बना लिए, उनके लिए एफडी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एक लड़का 20-22 साल का है जिसने अपने जीवन में वेल्थ बनाई ही नहीं है, तो उसको फिर म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। एफडी उसको कोई वेल्थ बना के नहीं देगा। एफडी क्या करता है सर, आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, भाई महंगाई 7-8% बढ़ रही है, तो आपके पैसे को भी एफडी 7-8% बढ़ा रही है, बट आपको वेल्थ बना के नहीं दे रही है। म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि आपको 12-13% रिटर्न मिल जाएगा, तो इन्फ्लेशन 7% से बढ़ती है, तो आपको 4-5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वेल्थ बनानी है, एज कम है, तो म्यूचुअल फंड में जाइए। वेल्थ बना चुके हो, बड़ा कॉर्पस है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सर एफडी में जाइए। दोनों ही प्रोडक्ट अपनी जगह सेफ और बढ़िया है। अभी आपने पहले क्वेश्चन में बताया इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन क्या है और ये कैसे इफेक्ट करता है, टेक्निकलिटी मेजर में पूछना चाहूँ तो, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को? सर इन्फ्लेशन क्या है कि धीरे धीरे आपके पैसे को खत्म करता चला जाता है। अब देखिए, कोई चीज एक टाइम पे, मैं दूध की बात करूं तो आज से 20 साल पहले 6-7 रुपए लीटर दूध आता था, आज 70-80 का हो गया है। ठीक है, मोबाइल देखो, एक टाइम हुआ करता था 5-6 हजार रुपए के आते थे, आज 20 हजार रुपए के भी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके चीजें ना महंगी होती है। इन्फ्लेशन सर अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखो, अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपके लिए ठीक है। जिन कंपनियों में आपने पैसा लगाया है उन कंपनी के प्रोडक्ट महंगे होंगे, तो ऑब्वियसली बात है उन कंपनियों को मुनाफा भी बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो सर इन्फ्लेशन ठीक है, बट अगर पर्सनल लेवल पे देखोगे तो वो हमारे लिए नुकसान कर रहा है। आपका 1 लाख रुपए घर में रखा है, 7% से महंगाई बढ़ रही है, तो 10 साल के बाद में वो 1 लाख रुपए केवल 50,000 के बराबर रह जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस क्या है और इसकी क्यों ये महत्वपूर्ण है? सर इसके बारे में प्लीज बताइए। सर इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो उसमें अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो जो कॉर्पस आप बना रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं कराया, तो आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट नहीं है, वो पैसा खत्म हो जाएगा। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है,
पैसा चला जाएगा। आपने घर बनाया मेहनत से, पूरे जीवन की कमाई से, कोई बीमारी लगती है, आपको पता है घर में कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाती है तो घर भी बिक जाता है। तो इंश्योरेंस क्या है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। वेल्थ बनाने जा रहे हो तो बिना इंश्योरेंस के वेल्थ बनाओगे तो कभी भी जीरो हो सकती है, पूरा पूरा रिस्क है। तो इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। सर इसी से कनेक्टेड सवाल पूछना चाहूंगा, तो फिर कौन सा इंश्योरेंस बीमा लेना जरूरी है, इसके बारे में प्लीज डिटेल में सर बताइए, अलग अलग एज के हिसाब से या कंडीशंस के हिसाब से। देखिए सर, मेरा मानना है कि बीमा तो बहुत सारे होते हैं, गारंटेड प्लान भी होते हैं, यूलिप प्लान होते हैं, एलआईसी है, लेकिन 3 इंश्योरेंस है जिनके बारे में बोलता हूँ कि हर किसी को लेने चाहिए। एक सर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, दूसरा सर हेल्थ प्लान जरूर होना चाहिए पूरी फैमिली का, तीसरा पर्सनल एक्सीडेंट होना चाहिए। तो ये 3 कम से कम होने ही चाहिए हर इंसान के पास। सर इसी में सर मैं डिटेल पूछना चाहूंगा, क्या टर्म प्लान आपने जैसा बताया, हाउ मच कवरेज शुड वी टेक और व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों इतना जरूरी है? सर टर्म प्लान इसलिए बहुत जरूरी है, पहले थोड़ा टर्म के बारे में बता देता हूँ। राइट। टर्म में क्या होता है ना सर, कि डेथ के बाद में कवर अमाउंट होता है, वो फैमिली को मिल जाता है। तो आप हो या ना हो, आपके बाद में आपकी फैमिली सर्वाइव कर सकती है आपके पैसे से। तो कितना कवर लेना है इसके बारे में एक फॉर्मूला बताता हूँ। जितनी आपकी सैलरी है उसका 20 गुना कर दो। अगर कोई पर्सन 5 लाख रुपए कमाता है तो उसको उसका 20 गुना यानी कि 1 करोड़ रुपए का टर्म उसके पास होना चाहिए। कल को कोई बात हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को, अगर 5 लाख कमाता है तो 1 करोड़ रुपए यानी 20 गुना उसकी फैमिली को मिल जाएगा। मैं कहता हूँ देखिए, इंश्योरेंस जो है इंसान की कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी घर वालों को सपोर्ट करता है। 1 करोड़ रुपए घर वालों को मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ सेफ्टी से उस पैसे को सर 1 करोड़ को आप एफडी में डाल दीजिए। एफडी से 7 लाख रुपए यानी 7% साल का अगर आ जाता है, तो पहले क्या था कि जो आदमी है 5 लाख रुपए कमा के लाता था, आज वो नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 1 करोड़ रुपए उसके इंश्योरेंस से हमें मिले, एफडी से हमें 7 लाख रुपए साल का आ रहा है। तो 5 लाख हमारा खर्चा है, वो करते रहो, 2 लाख रुपए दोबारा एफडी करा के री इन्वेस्ट करते रहो। तो उससे क्या है ना कि पूरा जीवन कट सकता है। हमारे जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो वहीं पढ़ते रहेंगे, जैसा घर का लाइफस्टाइल था वैसा चलता रहेगा। तो मेरे होने ना होने से मेरे परिवार को कम से कम फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है और अपनी सैलरी का 20 गुना लें। ग्रेट 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 सर। सर जैसा आपने दूसरा जो बताया था हेल्थ इंश्योरेंस, तो सर इसके बारे में भी बताइए और इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसा लेना चाहिए, क्या है इसके बारे में भी डिटेल में बताइए। सर हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है ना कि अगर मैं बीमार पड़ जाता हूं तो मेरे को कंपनी कवर देती है। मैं 5 लाख का ले सकता हूँ, 10 लाख का ले सकता हूँ, 50 लाख का और 1 करोड़ का भी ले सकता हूँ। तो कल को अगर मैं कोई ऐसी बीमारी हो जाती है इसमें मेरा 20 लाख का खर्चा हो जाता है, तो या तो मेरे पास 20 लाख रुपए घर में होना चाहिए, नहीं तो या तो मुझे घर बेचना पड़ेगा, जो मैंने वेल्थ बनाई वो बेचनी पड़ेगी, या फिर मेरे पे कर्जा हो जाएगा, मुझे रिश्तेदारों से लेना पड़ेगा, ब्याज पे लेना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है कि क्यों ना मैं एक 10-15 हजार रुपए का प्रीमियम दूं इंश्योरेंस कंपनी को, उसके ब्याह पर मैं 20 लाख का साल का अपने लिए कवर ले लूं। तो अगर मैं अकेला हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, तो मुझे अपने लिए लेना चाहिए। शादी हो जाती है तो हम 2 लोग हो जाते हैं, वाइफ और मैं। तो अब इसके बाद सर 2 लोग हैं तो बीमार पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं, और जब घर में 4 लोग 6 लोग होते हैं तो किसी न किसी के बीमार होने के और भी ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो पूरा फैमिली का हेल्थ प्लान होना चाहिए और कम से कम 50 लाख का कवरेज होना चाहिए, ताकि कई बार क्या होता है ना सर कि फैमिली प्लान आपने ले लिया, 6 लोग उस प्लान के अंदर है, और कई बार वायरल हो गया, फीवर हो गया, सब एक साथ बीमार पड़ जाते हैं। तो जो 5 लाख के 10 लाख के जो लिए होते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं। इसलिए बड़ा कवर ले लो, छोटा सा प्रीमियम जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना इसलिए जरूरी है, अगर नहीं लोगे तो सर बनाई हुई वेल्थ सब खत्म हो जाएगी। लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट अबाउट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, और ये क्यों जरूरी है या ये कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में प्लीज बताइए। सर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस सर बहुत जरूरी इसलिए है, कई बार क्या है सर, मैं रोड पे जा रहा हूँ और आपको पता है कि बिना वजह भी रोड पर दुर्घटना से आदमी की डेथ हो जाती है। हमारी गलती हो ना हो कुछ नहीं कह सकते। कई बार एक्सीडेंट, पर्सनल एक्सीडेंट में ना सर, अगर कोई सांप कीड़ा काट ले, कोई जानवर काट ले, रेबीज हो जाए, तो वो भी कवर होती है एक्सीडेंट में। पैर फिसल जाता है बाथरूम में, सीढ़ी से पैर फिसल जाता है, छत से गिर जाता है, हमारे सर पे कुछ गिर जाता है, वो भी एक्सीडेंट में काउंट होता है। अगर किसी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से 6 महीने तक मेरे को बेड रेस्ट करना पड़ता है, तो कोई भी कंपनी मुझे घर में बैठ के बेड पर मेरे को सैलरी नहीं देगी, या 1 साल तक बेड रेस्ट करना पड़ जाता है तो नहीं देगी। तो पर्सनल एक्सीडेंट में क्या है ना, हमारी सैलरी कवर होती है। अगर हमें 1 साल या मैक्सिमम 2 साल तक के लिए होता है, घर पर बेड रेस्ट करना पड़ता है, जॉब चली भी जाती है, तो उसमें हमें सैलरी मिलती है। हम अपने प्रीमियम में डिसाइड कर सकते हैं कि पर मंथ का मुझे कितना चाहिए, 50,000 पर मंथ चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए। तो एक तो जॉब नहीं है तो आपको सैलरी आ रही है, एक्सीडेंट की वजह से रेस्ट करना पड़ रहा है, और दूसरा क्या है ना कि अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो बड़ा कवर, बड़ा क्लेम फैमिली को मिल जाता है। तो इसलिए जरूरी है। अगर नहीं लोगे तो बेड रेस्ट करोगे, एक तो बीमारी में खर्चा होगा, नौकरी चली जाएगी,
तो फिर कर्जा हो जाएगा, कर्जे के ट्रैप में आदमी फंस जाता है, तो फिर सब बर्बादी होता है। तो ये 3 इंश्योरेंस तो सर लेने ही चाहिए लोगों को। मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द पॉडकास्ट एंड इम्पोर्टेंट वन, डेट मैनेजमेंट की जब मैं बात करूं, सो हाउ डज डेट हैपन, और इसके बारे में सर डिटेल में बताएंगे। सर क्या है ना कि आजकल देखते जो भी नए नए लोग सैलरी आती है, जॉब पे लगते हैं, बैंक खुद से कॉल करना चालू करता है कि सर 1 लाख की लिमिट है, आप लोन ले लीजिए। और आदमी सोचता है कि यार 1 लाख ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल ले लूंगा, आईफोन ले लूंगा, ले तो लेता है, बड़ा लोन मिल जाता है, कई बार गाड़ी भी ले लेता है। और फिर अचानक से क्या होता है कि जॉब चलेगी तो गाड़ी की किस्तें भरनी है, फिर गाड़ी किस्त भरने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं, फिर 2 लोन हो जाते हैं, जॉब नहीं लगी फिर तो 2 लोन को भरने के लिए तीसरा लोन ले जाते हैं। तो ट्रैप में फंसता चला जाता है आदमी। आगे का जब सवाल मैं पूछूं तो क्या करना चाहिए, ये कैसे जाल में जो फंस गए हैं उनको कैसे इसमें बाहर वो निकल सकते हैं, या क्या उनको स्टेप्स लेनी चाहिए, इसके बारे में प्लीज बताइए सर डिटेल में। सर बिल्कुल बिल्कुल, मेरे काफी सारे क्लाइंट थे ऐसे जिनका मैंने बजटिंग की, सामने बैठ के उनको रास्ता बताया, उनको मैंने निकाला भी है ट्रैप में से। मैं खुद भी सर ट्रैप में फंस गया था एक समय, तो मैंने पार्ट टाइम काम भी किया, तो 2-2 ड्यूटी करी, बड़ी मुश्किल से निकला, और अब मैं लोगों को इसी के लिए गाइड करता हूँ। मैं आपको एक अपने क्लाइंट का उदाहरण देता हूँ। उनकी सैलरी 15,000 रुपए थी, और ये मान लिया उन्होंने 1 लाख रुपए का कर्जा लिया था बेटी की शादी करने के लिए 5% पे। अब क्या होता है, 6 महीने तक चलो वो ब्याज देती रही। अब कोई भी जो ब्याज पे पैसा 5% 3% पे दे रहा है, वो एक सीमित समय के लिए देगा, या तो 6 महीने, साल भर। अब चलिए ठीक है, 6 महीने आपने ब्याज दे दिया, अब उसने कहा भाई 1 लाख रुपए लौटाओ। कहां से लौटाओगे, आपका तो 1 लाख रुपए इकट्ठे हुए नहीं है। तो फिर उसको चुकाने के लिए हम क्या करते हैं ना, एक और लोन ले लेते हैं। उन्होंने क्या करा, फिर 1.5 लाख का लोन ले लिया, और वो मिल गया उन्हें 3% पे। उन्हें खुशी हुई, चलो परसेंटेज कम हो गया, बट 1.5 लाख का लोन उन्होंने ले लिया। तो फिर 1.5 लाख का लोन चुकाने के लिए, अब क्योंकि सर सीमित समय तक ही ब्याज दे सकते हो आप, 1 साल दे सकते हो, 1.5 साल, फिर वो बंदा पैसे मांगेगा। तो 15,000 उनकी सैलरी थी, और वो वैसी मजदूरी करती थी, तो बैंक तो उन्हें लोन देता नहीं था। तो फिर 2 लाख का लोन हो गया, 3 लाख का हो गया। फिर उन्होंने क्या करा, अलग अलग सहकारी समितियों से छोटे छोटे लोन ले लिए। तो इस तरह करके 6-7 लोन उनके ऊपर हो गए। उनका बेटा 11,000 रुपए कमाता था, तो वो पूरा घर चलाता था। 25 गज का उनका मकान है, 15,000 खुद कमाती है। चलो बेटी की सैलरी से घर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 15,000 से क्या कर रही है, अपनी सारी लोन की किस्त दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, 7-8 साल से वो कंटिन्यू भरती रही है, और कम से कम 8-10 लाख रुपए उन्होंने ब्याज भर दिया। कर्जा उनका खत्म नहीं हुआ। 1 लाख का लोन था, वो आज 3-4 लाख का हो गया। अब मैंने जब पूरी डिटेलिंग की, पूरा सब कुछ लिखा, बजट बनाया, मैंने देखा कि भाई उनकी इनकम कितनी, खर्चे कितने, कितनी ईएमआई है, तो सर पता चला इनकम तो 15,000 है उनकी, और जो मंथली ईएमआई है वो है सर 24,000 रुपए की। तो देखा जाए तो 9,000 रुपए कर्जा हर महीने बढ़ रहा है। तो मैंने सर सिंपली क्या करा, कुछ भी नहीं किया, उनकी रजिस्ट्री के बिहाफ पर 1.5% पे एक सहकारी समिति से, जहां मेरी जान पहचान थी, वहां से मैंने लोन दिलवा दिया, बड़ा लोन। सारे छोटे छोटे लोन खत्म कर दिए, और लोन की थोड़ी सी ड्यूरेशन मैंने बढ़ा दी। पहले जितने भी लोन ले रखे थे वो 1.5 से 2 साल में उनके खत्म हो जाते, बट सर 9,000 रुपए का हर महीने कर्जा बढ़ रहा है, तो लोन खत्म कहां से? अब जो मैंने लोन दिलाया वो था उनका 4 साल का। तो अब होता क्या है सर, 15,000 रुपए सैलरी है, 11,000 रुपए एक किस्त जा रही है, सिर्फ एक किस्त जा रही है, 4,000 रुपए की सेविंग हो रही है। अब 11,000 रुपए में सर क्या हो रहा है, 4,000 रुपए उनका ब्याज जा रहा है, 7,000 रुपए मूल प्रिंसिपल कम हो रहा है। तो देखिए दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ कि 15,000 में से 11,000 रुपए लोन की जा रही है, 4,000 रुपए सेविंग हो रही है। और पहले क्या हो रहा था कि 9,000 रुपए कर्जा हर महीने हो रहा था। तो इस तरीके से प्लानिंग की जाए, बजटिंग बनाई जाए, छोटे छोटे लोन्स को खत्म करके बड़ा लोन लिया जाए, और ड्यूरेशन बड़ी की जाए, तो इस जंजाल से निकला जा सकता है। ग्रेट 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 सर, मूविंग टू योर पर्सनल लाइफ की जब बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ की जब मैं बात करूं, सो एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे अपने क्लाइंट्स को मदद करते हैं? अलग अलग क्लाइंट्स बारे में बात करूं, अलग अलग डोमेन के क्लाइंट्स हो गए, अलग अलग फील्ड के क्लाइंट्स हो गए, अलग अलग इनकम लेवल के क्लाइंट्स हो गए, तो इसके बारे में सर डिटेल में सर प्लीज बताइए। सर मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत तरीके के अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, और सबके गोल्स अलग होते हैं, सबकी लाइफ की जर्नी अलग होती है, और सबके एक्सपेक्टेशन अलग है। किसी को फाइनेंशियली फ्री 10 साल में होना है, किसी को 20 साल में होना है, किसी को सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल क्लियर करने हैं। और सर बताऊं तो मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो उनको अपने गोल्स नहीं पता लाइफ के। मैं कहता हूँ आप एसआईपी में पैसा बचाओ, तो उनको पता ही नहीं कि पैसा क्यों जमा करना है। जब सर पता ही नहीं होगा पैसा क्यों जमा करना है, तो 1 साल 2 साल चलाते हैं, तोड़ देते हैं एसआईपी को। तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ। अगर मान लो कोई 20-22 साल का लड़का है, तो मैं बोलता हूँ भाई तू 28 साल का होगा तब तेरी शादी होगी, तो अपनी सैलरी का ज्यादा बड़ा हिस्सा ये शॉर्ट टर्म जो गोल तेरी शादी होगी इसके लिए डाल। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पैसा डाल, क्योंकि शादी का जब बच्चे होंगे उसकी डिलीवरी के लिए 2-3 लाख का खर्चा आराम से होता है, कुछ पैसा उसके लिए डाल। फिर तू उसके बाद गाड़ी भी खरीदेगा, उसके लिए थोड़ा सा पैसा डाल। उसके बाद में तेरा बच्चा भी होगा तो उसकी पढ़ाई के लिए डाल दे। और सबसे बड़ा और सबसे पहला गोल होना चाहिए रिटायरमेंट का। तेरी प्राइवेट जॉब है, रिटायरमेंट पर तेरे को पैसा नहीं आएगा,
तो उसके लिए एसआईपी जरूर डाल। तो गोल बेस्ड प्लानिंग कराता हूँ सर मैं। कुछ लोगों का ये होता है कि अच्छी इनकम है, वो चाहते हैं कि सर प्राइवेट जॉब है, इतना स्ट्रेस में ले नहीं पाऊंगा, कुछ ऐसा कर दो कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई फिर तेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, अपने जो खर्चे वगैरह वो अच्छे से कंट्रोल करने पड़ेंगे, पूरी स्ट्रेंथ से सेविंग करनी पड़ेगी। मान लो सर अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है तो फिर उसको बहुत चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर वो आईफोन नहीं खरीदेगा, गाड़ी नहीं खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाए। अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाएगा तो सर मैं कहता हूँ कि 8 से 10 साल में वो अपनी सैलरी को रिप्लेस कर सकता है। तो कम से कम 10 साल के बाद में क्या होगा ना कि उसको पैसे के लिए काम नहीं करना है भाई। जितना घर में खर्चा चल रहा है वो इतना बड़ा कॉर्पस बना लेगा कि उसकी ब्याज से उसका खर्च चलता रहेगा, फिर पैसे के लिए काम नहीं करना। फिर मैं ये नहीं कह रहा वो रिटायर हो जाएगा, फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर सकता है। एक स्ट्रेस फ्री जॉब से वो फ्री होके बिजनेस कर सकता है, चैरिटेबल काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो सर अलग अलग क्लाइंट्स के अलग अलग गोल होते हैं, उसके हिसाब से मैं उनकी प्लानिंग करता हूँ। उनको अगर कर्जे में फंसे हुए हैं तो कर्जे से पहले निकालता हूँ, फिर उनकी बेटी की शादी की प्लानिंग करवाता हूँ, उनके बच्चे की प्लानिंग करवाता हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग कराता हूँ। इस तरीके से सबकी गोल बेस्ड प्लानिंग कराता हूँ सर। ग्रेट 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 ग्रेट। मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा और ये लोगों को इंस्पायर भी करेगा, लोगों को हेल्प भी करेगा और गाइड भी करेगा। प्लीज शेयर सक्सेस स्टोरी ऑफ क्लाइंट्स हु बेनिफिटेड फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। आपने इतने लोगों को गाइड किया, इतने लोगों को आपने बताया है, तो इसके बारे में सर प्लीज डिटेल में सर बताइए, क्या हुआ था, किस्सा क्या था, वाकया, और कैसे आपके वजह से उनको जो है हेल्प हुई। सर वैसे तो बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरी हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाया है, बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो 1 करोड़ से ऊपर पहुंचा है। 1 लाख रुपए सिर्फ उनको रिटर्न नहीं आता। लोगों की सपना होता है कि 1 लाख रुपए उनको सैलरी मिले, पर 1 लाख रुपए वो सिर्फ ब्याज बना रहे हैं। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो मेरे कई सारे क्लाइंट अचीव कर चुके हैं। बट मैं उनको स्टोरी को साइड करता हूँ, मैं दूसरी बताता हूँ। छोटी सी स्टोरी है लेकिन शायद लोगों को पसंद आए नहीं, मैं नहीं कहता। एक मेरी क्लाइंट है, फीमेल है, लेडीज है, और वो सेपरेटेड है, उनका तलाक हो गया था किसी वजह से। उनकी एक बेटी है, तो उसको नर्स बनना है, उसका सपना था उनकी बेटी का कि भाई मुझे नर्स बनना है। तो मैंने क्या करा था, उनका जो लेडीज है क्लाइंट मेरी, उनका थोड़ा थोड़ा पैसा मैंने एसआईपी में जमा करवाया और जबरदस्ती करवाया। मेरी फ्रेंड है तो मैं दोस्तों से तो सर जबरदस्ती कर ही सकता हूँ कि भाई आपको बचाना चाहिए, जरूरी है। तो थोड़ा सा कॉर्पस उनका बन गया। तो जब उनको बेटी का एडमिशन कराना था सर, नर्स के एग्जाम के लिए उन्होंने हरियाणा में दिलवाया एग्जाम, दिल्ली में दिलवाया, भोपाल में दिलवाया, मध्य प्रदेश में, बट उस लड़की का नंबर कहीं नहीं आया। तो मैंने बोला कि अब इसका नंबर तो कहीं आ नहीं रहा है सरकारी कॉलेज में, तो भाई कैसे पढ़ाओगे, तो कुछ और ही करा दो, कोडिंग करा दो, कुछ और पढ़ा दो। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला गौरव मैं अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाई, सिर्फ पैसे की वजह से मैं नहीं पढ़ पाई। मेरी बेटी का नंबर नहीं आया, इस वजह से मैं उसकी ड्रीम को किल नहीं कर सकती, मैं उसका सपना पूरा कराऊंगी, चाहे मुझे प्राइवेट ही पढ़ाना पड़े। तो सर जो म्यूचुअल फंड में कॉर्पस उन्होंने बनाया था, अब वो क्वार्टरली उसकी फीस देती है, तो वो पैसा उस बच्ची को, उसने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया प्राइवेट कॉलेज में, तो अपने ड्रीम को पूरा कराने के लिए वो कॉर्पस काम आ रहा है। सर इससे अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी कोई हो नहीं सकती। उनने अपना ब्लेम नहीं किया कि नहीं मेरी बेटी एग्जाम पास नहीं कर पाई तो एडमिशन नहीं लेगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। उसने सर उसको प्राइवेट कराया, पैसा खर्च कर उसको पढ़ाया। म्यूचुअल फंड की हेल्प से उनके बच्चे का सपना पूरा हुआ। तो इससे अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी कोई हो ही नहीं सकती सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट वन ऑफ दिस पॉडकास्ट। सर आपने जैसा बताया यू आर ए सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप बहुत सारे लोगों को अपने यूट्यूब चैनल से आप हेल्प करते हैं। इवन दो आपसे लोग कैसे कांटेक्ट कर पाए एंड आप उनको इन्वेस्टिंग के बारे में, कुछ आपके सेशंस होते हैं या आप गाइडेंस देते हैं अलग अलग तरीके से, या कुछ वर्कशॉप्स होते हैं, इनके बारे में सर प्लीज डिटेल में बताइए। सर मेरा मिशन है कि मैं लाखों लोगों तक ये फाइनेंशियल अवेयरनेस फैला पाऊं, क्योंकि सर जो मैंने झेला है, जो मैंने फाइनेंशियल स्ट्रेस लिया है, मैं खुद कर्ज के ट्रैप में फंस गया था और फाइनेंशियल नॉलेज स्कूलों में दी नहीं जाती है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं। जो लोग कर्ज के ट्रैप में फंस जाते हैं, कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, तो मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा यूट्यूब चैनल है गौरव सारस्वत नाम से, और मैं वहां पे अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल के रखता हूँ। तो कोई पर्सन अगर बैंक में लोन के ट्रैप में फंस गया है, किसी से 3% 5% पे लिया उसमें फंस गया है, या किसी भी तरह का स्ट्रेस ले रहा है और वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा कि वो मेरी हेल्प ले सकता है, मुझे कॉल करे। मेरा इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ ऐसे लोगों के लिए। भाई मेरी वजह से कोई बंदा बढ़ेगा, तो यही मेरा मिशन विजन है, मैं यही चाहता हूँ। और इन्वेस्टमेंट में अगर कोई मेरी हेल्प लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो भी मैं उसकी हेल्प करता हूँ। मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, कुछ लोग मेरा नंबर सेव कर लेते हैं, तो ब्रॉडकास्ट में कुछ मैसेज भेजता रहता हूँ। और मैं बीच बीच में वेबिनार करता रहता हूँ, यूट्यूब वीडियो वगैरह के माध्यम से चीजें बताता रहता हूँ।
तो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी गाइडेंस चाहिए किसी को कभी भी, मैं नंबर देके रखता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां से आप ले सकते हो, डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है, बस लोगों की हेल्प होनी चाहिए, उनके फाइनेंशियल गोल अचीव होने चाहिए, बस यही मेरा मिशन है, यही मेरा विजन है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं एक बार योगीराम के दर्शकों को और ये वीडियो जो देख रहे हैं उनको एक बार फिर बताना चाहूंगा, हम आज बात कर रहे थे गौरव जी से, जो कि NISM सर्टिफाइड हैं एंड AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सो यस, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट गौरव जी। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डिटेल्स में आपको कुछ चीजें पूछनी है, गाइडेंस लेना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट गौरव जी ऑन जो डिटेल्स हैं जो आपको नीचे दिख रही हैं, इस डिटेल्स में आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। एंड रियली सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बेसिक तरीके से बहुत सारी चीजें बताई, और कुछ जो मिथ्स थे, कुछ जो डाउट्स थे बेसिक लेवल पे, आपने उसको क्लियर किया। तो सर, योगीराम के टीम के तरफ से एंड योगीराम के थैंक यू व्यूअर्स की सर। तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। सर आपका भी धन्यवाद सर।